हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल युवा। सो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक। आयनिक कंपाउंड हो चुका है बेटा। सो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड। मींस उससे पहले कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और उससे कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हुए कुछ कोवलेंट कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोवलेंट बॉन्ड। देखो, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अच्छा, इससे पहले ये बताओ बेटा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड आप सभी को याद हो, मैंने क्या बोला था कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से और गेनिंग से तैयार होता है। ये एक एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो डोनेट कर रहा है वो प्लस और जो गेन कर रहा है माइनस हो जाता है। अल्टीमेटली प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जिसको आयनिक अट्रैक्शन फोर्स भी कह सकते हो, और इसी चीज को आयनिक बॉन्ड का नाम दिया था। अब देखो, कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के जैसा नहीं बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा एक एटम से दूसरे एटम पे जब ट्रांसफर नहीं होता है, फिर क्या होता है, इसमें इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कब होगा? सपोज करें कि दो एटम्स हैं। अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, पहले ऐसे समझो बेटा। दो एटम है। अब इन दोनों एटम को इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आपको पता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बॉन्ड बनाने का? ऑक्टेट पूरा करना, अपने आप को स्टेबल करना। ये तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन कर चुका हूं बेटा, जो है। सो हर कोई एटम ऑक्टेट बनाना चाह रहा है एक्सेप्ट एच। एच जो है दो बनाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब जो है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। सो ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सपोज एक ही एटम है और एक ही एटम है, दोनों एटम को इक्वल इक्वल रिक्वायरमेंट होगी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। तो डेफिनेशन लिख लेना बेटा कि इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे बनता है, मैं सीधे एग्जाम्पल की बात करता हूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, O2 का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। मींस हम साथ ही साथ बेटा स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हम बनाने जा रहे हैं इनको बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस साहब ने बेटा ये स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए थे हमको। सो क्या होते हैं? डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में तैयार करना है, बनाना है। यहां पर O है और यहां पर O है। देखो, O के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे वैलेंस शेल समझ रहे हो ना, बाहर के, सबसे बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखकर देख लो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो O का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s2 2s2 2p4। ये हो गया 8 पूरा इसका। अब देखो, इसका ये है बाहर का शेल, सेकंड शेल इसका आउटरमोस्ट शेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 + 4 मींस इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सिर्फ ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी बेटा अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग में इन जनरल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन जनरल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपके। तो इनका मकसद क्या है? 8 पूरा करना। कितने की कमी है? 2 की कमी है। पहले इस इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं। ऑक्सीजन के अराउंड में इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। दोनों में 6 और 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या कहेगा कि भाई तू थोड़ी देर के लिए मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा काम चला दे। दे दिए इसने। अब ये कहेगा कि मैंने तेरा काम चलाया तो अब तू भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वापस कर। सो इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, ये तो खाली थोड़ा काम चलाने के लिए कुछ देर के लिए उधार दिया है। सो इसने कहा कि अब मेरा भी काम चला भाई, कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने देते, मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सो इस तरीके से बेटा इसके हो गए 6 + 2 8 पूरा, और इसके भी हो गए 6 + 2 8 पूरा हो गए। अब ऐसे होने से हुआ क्या कि अल्टीमेटली बेटा आप ये देख रहे हैं कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। सो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से क्या होता है, यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन को बॉन्ड बना के दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग को बॉन्ड बना के दिखाया था। दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। बाकी इस ऑक्सीजन पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए। ऐसे इस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए।
So, इसको कहा जाता है बेटा ल्यूइस स्ट्रक्चर। ये ल्यूइस स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है इसका। समझ में आ गया? बहुत इजी बनाना, कुछ भी नहीं है। सो कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तैयार होता है। ये तो सिंपल है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मींस एक तरह से कहना चाहिए कि मैं जो एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं ये सारे के सारे एग्जांपल केस 1 में आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम से 2 होते हैं। जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। चलो और भी बना लेते हैं, लेट्स सी। एक और एग्जांपल देख लो बेटा। अब सपोज हमें बनाना है N2 बनाना है। भाई कैसे बनाएंगे? एक N है, दूसरा N है, अगेन N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा कितने होंगे। कैसे निकालेंगे? पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3। सो बाहर का शेल ये, दिस इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास? टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सो 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास दिखा देते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, ये हो गए इसके 5। अब दोनों नाइट्रोजन को आप ये देख रहे हैं बेटा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो ये कहेगा कि भाई तू मुझे कुछ देर के लिए उधार दे दे, तो ये कहेगा कि तू भी मुझे कुछ देर के लिए उधार दे दे। तो दोनों के बीच में उधारी का एक तरह से समझौता हो गया है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई है। सो अल्टीमेटली यही जो म्यूचुअल शेयरिंग है इसी को कोवेलेंट बॉन्डिंग का नाम दिया था। तो देखो पूरा कर लेते हैं बेटा इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए काम चलाने के लिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये कुछ नहीं है यहां पर। सो अल्टीमेटली इसका 5 + 3 8 पूरा हो गया। इसने कहा कि भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन दे, तो इसने भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका भी 5 + 3 8 पूरा हो गया। अब इसका बॉन्ड फॉर्मूला बनाना है बेटा, मींस बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाना। तो कैसे बना? एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, और दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो अल्टीमेटली कितने बॉन्ड बन जाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। सो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। So, अब कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा। एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अच्छा यहीं पर एक और बात समझो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन का पेयर इंक्लूड हो गया है, इन्वॉल्व हो गया है। जैसे ये एक पेयर है, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है, टोटल 3 बॉन्ड पेयर इसके पास है। और जो बेटा बॉन्ड नहीं बना पाते, जैसे ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है इसका, तो इसको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी इसके पास भी एक लोन पेयर बचा है। तो 3 बॉन्ड पेयर है इस स्ट्रक्चर में, और एक लोन पेयर और एक लोन पेयर है दोनों नाइट्रोजन एटम के पास। समझ में आ गई बात? एक्चुअली बेटा ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर का आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे इन्हीं से शेप वगैरह डिसाइड होगा, स्ट्रक्चर से डिसाइड होंगे, मींस की ज्योमेट्री क्या होगी, वो सारी बातें आगे डिस्कस होंगी। सो ये चीज भी आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि क्या मतलब होता है बॉन्ड पेयर का और क्या मतलब होता है लोन पेयर का। लोन पेयर में से जो खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझ लो अलोन बोलते हो ना, खाली, अलोन, अकेला रह गया। सो यहां पर अलोन नहीं बोलते, उसको लोन पेयर कहा जाता है बेटा। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये आपका। चलो कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। डायटोमिक में एक ऐसा देख लो बेटा जिसमें दोनों एटम अलग अलग हैं। सपोज HCl का स्ट्रक्चर बनाना है, HCl का, ये भी डायटोमिक है। अरे एटॉमिक तो 2 है, हाँ वो बात अलग है कि दोनों एटम अलग अलग टाइप के, एक H है और दूसरा Cl है आपका। जो ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। देखो कैसे बनाएंगे इसको बेटा, एक तरफ H है हमारे पास और दूसरी तरफ Cl है हमारे पास।
अब दोनों के इलेक्ट्रॉन दिखा दो, H के कितने होते हैं? H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो सिंपल इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे शो कर दिया, कैसे भी शो कर दो, मैंने ऐसे शो कर दिया। या नहीं आपको अच्छा लग रहा हो तो आप डॉट बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो डॉट ही बना देता हूं यहां पर। जो ये H का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे? फिर से देखो, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, Cl होता है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2। काउंट करो जल्दी से, कितने हो गए बेटे? ये हो गए 12, 3p5, 17 पूरा हो गया ये। ठीक है, अब वैलेंस शेल के उसको कहेंगे बेटा, जो सबसे बाहर का शेल है उसको वैलेंस शेल का नाम दिया जाएगा। ये नंबर 3 शेल इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? 2 + 5 में से टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसके पास 7 बना देते हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर मैंने 7 इंडिकेट कर दिए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर दिया। अब रूल क्या कहता है? H को छोड़कर बाकी सब 8 पूरा करेंगे। H सिर्फ 2 में ही खुश होता है, हीलियम के जैसा हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है सबका? नोबल गैस के जैसा बनना चाह रहे हैं। अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि ये सारी बातें वेरी फर्स्ट लेक्चर में हो चुकी हैं। सबसे पहला लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का मैंने यही बताया था कि बॉन्ड क्यों बनता है। तो उसकी कहानी अगर देखनी है बेटा, तो पहले नंबर 1 लेक्चर को देखो कि क्यों बॉन्ड बनता है, उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो देखो अल्टीमेटली यहां पर अब H एक इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहा है, ये कहेगा कि मुझे तो सिर्फ एक चाहिए। Cl कहेगा हाँ भाई मुझे भी एक ही चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो बड़ी बहुत अच्छी बात है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। सो अल्टीमेटली H ने Cl का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कुछ देर के लिए, अपना डुप्लेट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। Cl ने कहा कि भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, हो गया ऑक्टेट पूरा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सो दोनों के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कैसा बन गया बेटा? इससे H सिंगल बॉन्ड Cl, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अच्छा, लोन पेयर दिखाने, देखो H के पास तो कुछ नहीं बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन था वही बॉन्ड में शामिल हो गया बेटा। Cl के पास कुछ लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है? देखो यहां पर एक पेयर, पेयर वाइज दिया जाता है बेटा, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, 3 लोन पेयर है। चाहे तो यहां फिर से बना सकते हो, एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर हो गया। सो कोई अगर पूछे कि भाई ये बताओ कि इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, सो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, शॉर्ट में खाली बॉन्ड पेयर बोल देते हैं बेटा। सो बॉन्ड पेयर तो सिर्फ एक है इसमें, क्योंकि एक पेयर बॉन्ड में शामिल हो रहा है। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर को शॉर्ट में एलपी बोल देते हैं। लोन पेयर इसमें कितने हैं? 1 2 3, अल्टीमेटली इसमें 3 लोन पेयर है यहां पर, ये 3 लोन पेयर है बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं अभी ऐसी मार्क हो गई यहां पर, 3 लोन पेयर है आपके पास। समझ में आ गई बात आपको बेटा? सो ये तो कुछ थे डायटोमिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स। अब थोड़ा सा कुछ और आगे की बात करते हैं। कुछ आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। सो देखो बेटा, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, सेकंड केस नंबर 2, स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। 2 से ज्यादा एटम के केसेस लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O हो गया, NH3 हो गया, PCl3 हो गया, इस टाइप के, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा बेटा, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, इन सब स्ट्रक्चर्स में क्या खास बात होती है कि इनमें एक पहले सेंट्रल एटम होता है। इनमें पहले क्या होता है कि सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में बाकी जो एटम्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सो किसी एक एटम को सेंटर पे रखना और बाकी सबको उसके सराउंडिंग में रखना है। अब भाई किसी को सेंटर पे रखेंगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बेटा। एक बात और पहले मैं बोल दूं बेटा, जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं ना बेटा, स्ट्रक्चर सबके ऐसे नहीं बना सकते। ये केमिस्ट्री की बेटा बहुत बड़ी वीकनेस है। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है।
सो प्रैक्टिकल करके स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया गया और देखा गया कि अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसी चीज को हमने कॉपी में या बुक में जो है लिख दिया है बेटा। सो स्ट्रक्चर्स पहले से पता होने चाहिए। हाँ, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स ऐसे आप लॉजिकली बना सकते हो, जो अभी और बताने जा रहा हूं, बट जनरली बेटा जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बड़े होते जाएंगे बेटा, सो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना इतना इजी नहीं है। आपको पहले से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस किस एटम के बीच में कैसा कैसा बॉन्ड होता है, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। अदरवाइज अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है बेटा, तो आप उसका स्ट्रक्चर ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बेटा, ये मैं हकीकत बात बता रहा हूं। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का ये कहना चाहिए कि भाई एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड है। हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना कि जैसे न्यूटन्स का फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया या कुछ और स्पेशल लॉ है तो उसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पर एक्सेप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। तो अभी तो फिलहाल ऑक्टेट रूल को फॉलो करते चीजें चल रही हैं। लेट्स सी कि कहां तक चीजें चलती हैं, आगे चल के ये चीजें भी जो डिबेट होनी शुरू हो जाएंगी। सो एनीवेज वापस आ जाओ बात पे। मैं क्या बता रहा था बेटा, मैं ये कह रहा था कि इन सब में के सेंट्रल एटम होता है। अब बात ये आती कि भाई सेंट्रल एटम का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, सेंट्रल एटम का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, हाउ टू सेलेक्ट सेंट्रल एटम, हाउ टू सेलेक्ट सेंट्रल एटम। इसके लिए वैसे बेटा कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है, टीचर्स ने अपने अपने तरीके बना रखे। मैं भी तरीका ऐसे बता देता हूं, बाकी बाई प्रैक्टिस आपको खुद समझ में आ जाएगी कि कौन सेंट्रल एटम होता है। जनरली बेटा सेंट्रल एटम उसको लेना होता है जो नंबर में कम हो, मॉलिक्यूल के अंदर लेस इन नंबर हो, जो लेस इन नंबर हो, जिसके एटम्स कम होते हैं, इन जनरल उसको लेते हैं। या ये समझ लो कि जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, साइज में थोड़ा बिग होना चाहिए, उसको लिया जाता है, बाकी सारे एटम से बिग होना चाहिए। या फिर अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी थोड़ा कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा आप किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ये पीरियोडिक टेबल में आती है बात जो। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में बेटा आप ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की तरफ जाते हो ना, थोड़ा सा आइडिया होगा पीरियोडिक टेबल का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। और जो ग्रुप 1 है लिथियम सोडियम वाला ग्रुप, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। एनीवेज बहुत ज्यादा बड़ा यूज नहीं है, बस छोटा सा ऐसी पॉइंट लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। जनरली ऐसा कुछ देखना पड़ता है हमको, मतलब ये सबका मिक्सचर बना के देखना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा सेंट्रल एटम कौन है। मोटा मोटा तो बेटा इससे थोड़ा सा जल्दी आइडिया लग जाता है कि जो सबसे कम नंबर में है वो सेंट्रल एटम है। और ये भी देख लो कि साइज में बाकी से बिग होना चाहिए, और ये भी थोड़ा देख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो आइडिया लग जाता है। और जहां नहीं लग पाएगा तो वो मैंने बता दिया बेटा कि अल्टीमेटली पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमको। तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये कुछ और मॉलिक्यूल में भी इसके आगे लिख देता हूं, कुछ और मॉलिक्यूल में लिख देता हूं इसमें। जैसे सपोज करो SO2 हो गया, SO3 लिख दिया मैंने, और बड़े मॉलिक्यूल ले लेता हूं, H2SO4 लिख दिया मैंने, HNO3 लिख दिया, H3PO4 लिख दिया। कुछ आयंस की भी बात कर लेते हैं, कार्बोनेट आयन लिख दिया, CO3 2 निगेटिव लिख दिया, अमोनियम आयन लिख दिया। सो इन सारे स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात आती है सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। सेंट्रल एटम के पॉइंट जल्दी से नोट कर लो बेटा जो है। अब इन्हीं पॉइंट को मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स में अप्लाई कर रहा हूं। देखो कैसे अप्लाई करेंगे इसको। इन सारे स्ट्रक्चर्स में मैं इन सब में अप्लाई कर रहा हूं ये सारे पॉइंट सेंट्रल एटम सिलेक्ट करने के लिए। H2O है, इसमें लेस नंबर में कौन है, O है, तो ये सेंट्रल एटम बन जाएगा। समझ में आई बात जो है। लेस नंबर सबसे पहले देखो। अब ये मत बोलना सर तीनों पॉइंट तो नहीं सेटिस्फाई हो रहे। अरे मैं कब कह रहा हूं कि ये कोई रूल है, ये तो मैं बोल रहा हूं कि इन जनरल ऐसा ऐसा देखना होता है, या तो इससे आंसर आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, नहीं समझ तो ये लास्ट में देखो, ये लास्ट में देखना। लेकिन इससे जनरली जो आइडिया लग जाएगा, लेस इन नंबर सेंट्रल एटम। बताओ NH3 में कौन सेंट्रल एटम होगा, N सेंट्रल एटम होगा। PCl3 में कौन सेंट्रल एटम होगा, कम नंबर में कौन है, P है, तो P सेंट्रल एटम हो जाएगा। SO2 में सेंट्रल एटम कौन होगा, S हो जाएगा। SO3 में सेंट्रल एटम कौन होगा, S हो जाएगा। H2SO4 में सबसे कम नंबर किसका दिख रहा है, सल्फर का, ये सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा। HNO3 में सबसे नंबर कम किसके हैं। अब देखो यहां पर दो बात आती, H भी 1 है और N भी 1 है। अब क्या करें,
अब थोड़ा सा दूसरा देख लो कि जिसका साइज वगैरह बिग होता है, एच का साइज तो काफी छोटा होता है भाई, जो काफी छोटा होता है ना आपका जो है। तो अल्टीमेटली किसको ले लेंगे यहाँ पर, एन को ले लेंगे, तो एन सिलेक्ट हो जाएगा, ये सेंट्रल एटम बनेगा यहाँ पर, ये सेंट्रल एटम बन जाएगा। और जनरली बेटा एच सेंट्रल एटम नहीं बनता, इन जनरल आप याद रखो एच सेंट्रल एटम नहीं बनता। अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सेंट्रल एटम नहीं बनता, एच को छोड़ दो, एच पे कंफ्यूज होना मत। एच जनरली सराउंडिंग में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रल एटम कुछ मेन एटम्स होते हैं एच को छोड़कर। H3PO4 है, H3PO4 में भाई सबसे कम नंबर किसका, पी का, तो ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। कार्बोनेट आयन एक सबसे कम नंबर किसका, सी का, तो सी सेंट्रल एटम हो जाएगा। अमोनियम आयन सबसे कम नंबर किसका है, नाइट्रोजन का, तो ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। आई होप इतने एग्जांपल से कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि सेंट्रल एटम क्या है। बाकी बेटा प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, जैसे हम प्रैक्टिस आगे कैरी करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो अब इसमें से कुछ मैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बताता हूं। देखो बेटा ये जो लाइन में मैंने मॉलिक्यूल लिखे, ये फिर भी थोड़ा सा देखा जाए तो इस कैटेगरी के सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल है, इसमें दो दो टाइप के मैंने एटम्स दिए हुए हैं। और यहां पर जो ये पॉली एटॉमिक केसेस हो गया आपका। सो पॉली एटॉमिक तो यही मींस नंबर ऑफ एटम तो दो से ज्यादा है, बट अल्टीमेटली जो टाइप ऑफ एटम इसमें टू है, दो टाइप के एटम, दो टाइप के एटम, दो टाइप के एटम, दो टाइप के एटम, इसमें टोटल थ्री टाइप के एटम है, थ्री टाइप के एटम है, थ्री टाइप के एटम है। एटम तो दो है बट एक चार्ज और एक्स्ट्रा एक चीज आ गई, तो कैसे किया जाएगा इसको लास्ट में देखेंगे। इसमें भी चार्ज आ गया, इसको कैसे करेंगे तो लास्ट में देखेंगे। तो चलो पहले ये पहली वाली कैटेगरी की बात करते हैं, इसको आप समझ लो कि दिस इज कैटेगरी नंबर ए। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी बेटा, दिस इज कैटेगरी नंबर बी, इस कैटेगरी नंबर बी की बात की जाएगी। तो कैसे बनाया जाएगा भाई इसको, यहीं पर बना लेते हैं इसको बेटा, जैसे H2 है, NH3 है, इन सबको कैसे बनाया जाएगा। और इसी में बेटा लास्ट में हम कैटेगरी नंबर 3 लेके चलेंगे, आयंस की बातें करेंगे। यानी मैं आपको देखो कौन कौन सी कैटेगरी, ये होगी कैटेगरी नंबर बी हो गया। अच्छा इसको भी ठीक कर देता हूं मैं, और राइटिंग तो बेटा मेरी समझते ही हो आपकी कैसी है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लो। ये बी कैटेगरी होगी बेटा, ये आपके जितने आयंस हैं इसको समझ लो कि ये सी कैटेगरी की बात होगी। यहां पर अमोनियम आयन, ये कार्बोनेट आयन जितने भी, ये सब सी कैटेगरी में आ जाएंगे, कैटेगरी नंबर सी। अच्छा एक और कैटेगरी आएगी जिसमें दो दो सेंट्रल एटम होंगे, ये दो से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे। बताओ एग्जांपल देखो क्या होता है, दो से ज्यादा सेंट्रल एटम का केस देखो। फॉर एग्जांपल H2C2O4, पता है कंपाउंड क्या होता है, नहीं पता। अच्छा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे करके लिखता हूं, शायद कहीं पर देखा हो आपने, COOH होल ट्वाइस, देखा है ये कहीं पर, क्या होता है ये आपका, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें बेटा दो सेंट्रल एटम है, दो कार्बन सेंट्रल एटम है यहां पर, जो H तो होता नहीं सेंट्रल एटम। अब रही बात कार्बन और ऑक्सीजन में, तो कार्बन कम नंबर में, लेकिन कार्बन के दो नंबर है, तो इन्हें दोनों के दोनों कार्बन सेंट्रल एटम बनेंगे। ऐसी एक और एग्जांपल देख लो इसमें, एक और एग्जांपल देखो जिसमें जो है एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं। जैसे आपने C2H6 का नाम सुना होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथेन बोलते हैं इसको। इसमें दो कार्बन सेंट्रल एटम का रोल प्ले करेंगे। आई बात समझे बेटा जो है। कुछ और बातें, जैसे इससे भी हायर मेंबर की बात करें, C3H8, इसमें थ्री कार्बन सेंट्रल एटम का रोल प्ले करेंगे, तीनों कार्बन एक साथ एक सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं। सो दो से ज्यादा सेंट्रल एटम के केस भी हो सकते हैं। मींस ऐसे देखा जाए तो कैटेगरी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, मेन बेटा ये चार कैटेगरी। हो सकता है कुछ और चीजें बीच में आ जाए तो वो बाद में बात करेंगे, मेन ये चार कैटेगरी के आपके एग्जाम्पल्स या स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलो इनको वन बाय वन लेके चलते हैं बेटा। स्टार्टिंग करते हैं पहले कैटेगरी नंबर ए से कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। कैटेगरी नंबर ए, H2O का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई जो, इसका ये सेंट्रल एटम है। सो सबसे पहले सेंट्रल एटम को अरेंज करो। अब इसके सराउंडिंग में जो एटम बचे, क्या बचे, हाइड्रोजन बच गए, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ लगा दो, एक हाइड्रोजन इस तरफ लगा दो। अब डायरेक्शन मत देखो कि सर ऊपर रखे, नीचे रखे, लेफ्ट रखे, राइट रखे, अभी कहीं भी रख दो, क्योंकि जब तक मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, स्ट्रक्चर का मतलब सॉरी कहने का मतलब ज्योमेट्री नहीं बताऊंगा, इनकी शेप्स नहीं बताऊंगा, तब तक आपको कुछ मतलब कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, कहां कहां पर ये अरेंज होते हैं, कितना एंगल होता है, अभी कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ऐसे फ्री हैंड बनाना है इसको, ठीक है बेटा।
सो अब O में अभी मैंने आपको बताया था कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखो बेटा। ग्रुप नंबर 16 में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में शो कर रहा हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6। H में एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा H का एक इलेक्ट्रॉन, इधर H का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। मैंने थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको क्रॉस बना दिया, बट आप चाहे तो उसको भी डॉट बना सकते हो। सो इसमें 6 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। अब तरीका समझो क्या है। सेंट्रल एटम बेटा पहले किसी एक सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। स्टार्टिंग पहले किसी एक सराउंडिंग एटम से करोगे। किससे करोगे? पहले उस सराउंडिंग एटम से बॉन्ड बनाओ जिसको कम की जरूरत है। अरे भाई, जिसको कम की जरूरत है उसके साथ लेन देन पहले खत्म करो ना। जिसको ज्यादा पैसे की डिमांड है उससे बाद में बात करेंगे। तो जिसको कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सेंट्रल एटम पहले उसके साथ बॉन्डिंग पूरा करेगा। अभी तो फिलहाल दोनों हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, कोई बात नहीं, किसी एक के साथ कर लो फिर बाद में दूसरे के साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए बेटा कि यहां पर एटम कुछ और है, यहां पर एटम कुछ और है, तो पहले उस एटम के साथ सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाएगा जिसको कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये मेरा पॉइंट याद रखना, आगे यूज होगा बेटा जो। सो फिलहाल इसको एक की जरूरत है, तो अल्टीमेटली देखो, और जरूरत भी पहले किसकी पूरी होगी? अगर दो एटम है और किसी, इसको एक की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है, तो ये तो कहेगा कि भाई मुझे तो एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, मुझे एक की जरूरत है, तो पहले इसकी डिमांड के हिसाब से बॉन्ड बनेगा। मींस इसके डिमांड के हिसाब से शेयरिंग एक्सेप्ट होगी। सो ये कह रहा मुझे एक चाहिए, तो इसने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हो गया 1 + 1, इसके 2 पूरे हो गए, आराम से हो गया ये। यहां पर H ये भी कह रहा है कि भाई मुझे भी एक जरूरत है, लेकिन साथ साथ काउंट करते चलो। देखो, इसने जब इसको एक दिया तो इसने कहा कि भाई मुझे भी एक दे दे, इसने भी इसका एक ले लिया था यहां पर। सो ये भी साथ साथ कितना हो गया था? 6 + 1 7 हो गया था आपका। अब इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, तो बहुत अच्छी बात है, यहां तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, जो इसने एक ले लिया इसका, अल्टीमेटली ऑक्सीजन ने भी इसका एक ले लिया। सो ये वैसे पूरा का पूरा क्या करते हैं बेटा, सेंट्रल एटम का जो सर्किल है वो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। सेंट्रल एटम का सर्किल जो है बड़ा बना देना चाहिए, ताकि ये ऐसे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो यहाँ पर कहीं पर जो है। एक पूरा का पूरा एक बिग सर्किल बना दिया जाता है ऐसे। ये पूरा का पूरा सेंट्रल एटम का सर्किल हो गया। अरे सर्किल मतलब ऐसी फ्री हैंड बनाना है कि सर एग्जैक्टली सर्किल नहीं बन पा रहा, सिंपल सी बात है। 6 + 1 पहले हो गए, तो एक यहां से और आगे 8 पूरा हो गए। अब बॉन्डिंग कैसे हुई बेटा? O ने इस H के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, और यहां पर भी H के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। लोन पेयर बताओ जल्दी से, कितने बचे? देखो, एक पेयर ये बच गया और एक पेयर एक ये बच गया बेटा। तो इसके ऊपर भी, इसके ऊपर 2 लोन पेयर बच गए हैं, इसके ऊपर 2 लोन पेयर बच गए हैं। 2 लोन पेयर दिखा देते हैं, 1 लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर। सो 2 लोन पेयर है इस ज्योमेट्री में और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। चलो एक और कैटेगरी नंबर ए से कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं कैटेगरी नंबर ए से बेटा। कैटेगरी नंबर ए से एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल लेना चाहोगे? चलो एक काम करते हैं, NH3 ले लेते हैं, NH3। N हो गया सेंट्रल एटम, इसके सराउंडिंग में 3 H अरेंज कर दो, 1H 2H 3H। डायरेक्शन नहीं देखना, सर ऊपर रखूं या नीचे रखूं, अरे कहीं भी रख दो, सराउंडिंग में रखने बस आपको जो है। अब N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? याद रखो, ग्रुप नंबर 15 में 5, ग्रुप नंबर 16 में 6, ग्रुप नंबर 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल लो, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं, अभी आपको बताया था बेटा N के लिए। सो N में 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं दिखा रहा हूं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, याद रखना है इसमें। इन सारे H में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। सो पहले सराउंडिंग में उसके साथ बनाएगा जिसको कम की जरूरत है। यहां तो आइडेंटिकल है, तीनों को एक एक की जरूरत है, किसी के साथ भी स्टार्ट कर दो। सपोज मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूं, अब ये कहता है मुझे एक की जरूरत है, नाइट्रोजन कह रहा है मुझे 3 की जरूरत है, तो ये कहेगा नहीं, मेरी जरूरत पहले पूरी होगी, मुझे सिर्फ एक की जरूरत है। सो इसके हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूं बेटा, ये थोड़ा सा इजी लगता है मुझको बनाना। मैं सिंपल ऐसे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, मैं पूरा बड़ा सर्किल ना बना के ऐसे बना दे रहा हूं, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ये अब देखो, इसके पास कितने हो गए? 5 + 1 6 हो गए। ये H के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, इसके हो गया 7 पूरा। काउंट करते चलो,
इसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, हो गया ऑक्टेट पूरा, ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस वाले एन का, सेंट्रल एटम का। बॉन्ड कैसे आ गया बेटा, एन सिंगल बॉन्ड एच यहां से आ गया, सिंगल बॉन्ड एच यहां से आ गया, सिंगल बॉन्ड एच यहां से आ गया, और देखो एक लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर को तो दिखाना पड़ेगा, दिस इज व्हाट, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में बेटा? एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक और स्ट्रक्चर, चलो एक और स्ट्रक्चर है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनाएंगे भाई, कार्बन सेंट्रल एटम होना चाहिए, सिंपल सी बात है, C सेंट्रल पे आ गया, O इधर आ गया, O इधर आ गया। कितने कितने होते हैं इसमें, 6 होते हैं, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 होते हैं। काउंट कर लेना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखकर, मुझे तो डायरेक्ट याद है, आपको ही बाय प्रैक्टिस याद हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं बेटा। चलो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं भाई, इसके 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी तो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये किसी एक से भी कहानी स्टार्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कितनी कितनी शेयरिंग होगी, इसको 2 की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत है। जरूरत पहले किसकी पूरी होगी, इसकी पूरी होगी, इसको 2 की जरूरत है। तो ये कहेगा मैं तो सिर्फ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हूं, तो कार्बन कहेगा ठीक है भाई तो 2 की कर दे, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास आएंगे। तो इसके तो हो गए 6 + 2 और इसके हो गए 4 + 2 6 पूरे। अब इसको भी 2 की जरूरत है और इसको भी 2 की जरूरत है, अरे इसका 6 हो गया ना बेटा, तो इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है, तो यहां से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और हो गई। सो अल्टीमेटली देखो कैसे बॉन्ड बन गया, C ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड O, यहां भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड O, और कार्बन पे लोन पेयर कितने बचे, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, सारे बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए। इस स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 है इस पे। हाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर लिखने तो आप दिखा सकते हो, यहां पर एक लोन पेयर इस पे बचा और एक और, मींस 2 लोन पेयर यहां बचे हैं, और इसमें भी बेटा 2 लोन पेयर बचे हुए हैं आपके पास। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं बेटा कि साइड वाले एटम के लोन पेयर काम के नहीं होते। जब हम आगे शेप्स निकालना सीखेंगे, ज्योमेट्री निकालना सीखेंगे, तो उसमें सेंट्रल एटम के लोन पेयर काम के होते हैं। वो बात ठीक है कि कोई पूछ ले कि भाई बताओ नहीं पूरे स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोल सकते हो कि 1 2 3 4 4 लोन पेयर है और 4 इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर है, लेकिन सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। बेटा आज तो सिर्फ अभी कैटेगरी नंबर ए ही हो पाया है, और वीडियो अदरवाइज बहुत लॉन्ग हो जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की कैटेगरी के स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू रखूंगा, तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है। कहानी ऐसी चलनी बेटा जो है, तो इसको आप लोग कैरी करना, अपनी जितनी प्रैक्टिस करनी करते रहो बेटा जो है, कोई ना कोई बुक से प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको जो प्रैक्टिस असाइनमेंट देता हूं वहां से प्रैक्टिस करते रहो बेटा। एंड आई होप कि मेरी लाइव क्लासेस को आप सभी के सभी ज्वाइन कर रहे होंगे बेटा। जिस किसी ने भी अभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं की, अटेंड नहीं की बेटा, जरूर अटेंड करो। उन लाइव क्लासेस का कोई चार्ज नहीं बेटा, वो बिल्कुल फ्री है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस डेली इवनिंग में 8 o'clock पे स्टार्ट होती है। हाँ मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ऑफ रहता है उसमें। सो हम उसमें बेटा पूरा डिटेल डिस्कशन हो रहा है, सारे चैप्टर का डिटेल डिस्कशन हो रहा है, बस ये चैप्टर उसमें नहीं हुआ था तो इसके मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं बेटा। सो ठीक है बेटा, चलो आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।